Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chapter photosynthesis in higher plants. photosynthesis in higher plants में हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम एक बारी जो कल हमने पढ़ा था जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन उसको भी रिवाइज करेंगे, जिससे कि फॉस्फोराइलेशन को समझने में हमें आसानी होगी। तो फर्स्ट जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन क्या था कि इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है 680 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट और कॉज करता है इलेक्ट्रॉन, जिससे कि एक्साइट होते हैं और जंप होते हैं ऑर्बिट में न्यूक्लियस से दूरी पे। और ये किससे पिक्ड अप होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है उसको पिकअप कौन करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए और 680 nm के उसमें। फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्साइट हुए और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने दीज इलेक्ट्रॉन पिक्ड अप बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और उसको किस में ट्रांसफर कर दिया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। किस में ट्रांसपोर्ट कर दिया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ओके। तो ये जो मूवमेंट गया, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम होता है एक तरह से, जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन का। तो ये डाउनहिल की तरफ आया और एक तरह से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से डाउनहिल में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? यूज़ नहीं हुए, क्योंकि ये पास हो गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एंड पास ऑन टू द पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम 1 में आ गए। ये क्या है हमारे पास? फोटो सिस्टम सेकेंड, PS सेकेंड। फोटो सिस्टम सेकेंड से क्या आ गया ये? और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई ADP से ATP और ये रहा यहाँ पर भी, ये डाउन हिल चले गए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पर ये डाउन हिल चले गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से और फिर कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गए? फोटो सिस्टम फर्स्ट में, PS1। PS फर्स्ट में ट्रांसफर्ड हो गए, PS फर्स्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ नहीं हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, पर ये पिगमेंट्स फोटो सिस्टम PS फर्स्ट में ट्रांसफर्ड हो गए। ये PS सेकेंड है। तो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर PS फर्स्ट में थे, वो भी एक्साइट हुए जब उन्हें रेड लाइट मिली 700 nm की। वेवलेंथ की रेड लाइट मिली तो वो भी एक्साइट हुए। और इसमें कौन सी मिली थी? इसमें मिली थी 680 nm वेवलेंथ। ओके। तो ये भी एक्साइट हुए तो ट्रांसफ़र हुए दूसरे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में, और इनका क्या था? ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल था, रिडक्शन पावर थी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पावर इनकी ज़्यादा थी PS1 की, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा। तो ये डाउनहिल मूव हुए क्योंकि इसके टाइम में मॉलिक्यूल एनर्जी से भरा हुआ था NADP से, और ये इलेक्ट्रॉन रेड्यूस हो गए NADP से NADP +H।
NADPH, NADP प्लस से हो गए NADPH। इस तरह से ये रेड्यूस हो गए। तो होल स्कीम जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की है ये स्टार्ट हुई PS सेकेंड से, अब फिर से ना, और सेकेंड से ट्रांसफ़र हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, अब फिर में एक्सेप्टर था, फिर डाउन हुआ है, वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में PS1 में, फिर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, दूसरे एक्सेप्टर में गए, फाइनली फिर डाउन हिल आए और रेड्यूस हुए। तो NADPH प्लस S, NADPH, NADPH प्लस H प्लस, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो रेड्यूस है इसको बोलते हैं Z स्कीम, इसको बोलते हैं Z स्कीम। तो वापस क्या है, वापस डाउन हिल आए हैं। तो ये जो प्रोसीजर है इसकी एक Z शेप की करेक्टरिस्टिक, ये देखिए Z शेप बन गई, इसको Z स्कीम कहा गया है। तो अब इसी में हम जब फॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी होती है, स्पेशल सब्सटेंस लाइक ATP कैरी करता है एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स में। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी होती है एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस। तो ATP सिंथेसाइज किया जाता है सेल पे, है ना। ATP इज सिंथेसाइज्ड बाय कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसमें ATP सिंथेसाइज होता है। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या है, ATP जो है सिंथेसाइज किया जाता है एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफाइल्स से। तो ATP कैरी एनर्जी, ATP कैरी एनर्जी, और इसको सिंथेसाइज किया जाता है सेल से। ATP सिंथेसाइज की जाती है सेल से माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में। तो ये जो ATP सिंथेसाइज की जाती है इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, और मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। सिंथेसिस of ATP from ADP, ADP सिंथेसाइज करना, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ATP को सिंथेसाइज करना ATP और ADP से, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस चाहिए, प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट in the presence of light, है ना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इस तरह से होता है, इस प्रोसेस को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटो का मतलब ही है लाइट। तो दो फोटोसिंथेसिस कनेक्टेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से है, जैसा कि Z स्कीम में गया। ATP और NADPH प्लस S सिंथेसाइज
कैसे होता है, इस तरह से सिंथेसाइज होता है एटीपी, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो में, जैसा कि जेड स्कीम में हमने बताया था, इसीलिए मैंने इसको दोबारा से आपको समझाया। पर खाली PS1 ही फंक्शनल है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते रहेंगे फोटोसिंथेसिस में, फोटो सिस्टम के अंदर ही। अगर PS1 ही फंक्शनल है और PS फर्स्ट ही फंक्शनल है, PS2 है ही नहीं, तब क्या होगा, फोटो फॉस्फोरेशन अकर ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जब हमारे पास PS2 नहीं है, खाली PS फर्स्ट प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होते रहेंगे फोटोसिंथेसिस में, तब हमारे पास होएगा फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक एक चीज़ को, सेंटेंस को नहीं लिख रही हूँ मैं, जैसे समझाती जा रही हूँ, शॉर्ट में लिख रही हूँ। समझना ज़्यादा ज़रूरी है, लिखा हुआ तो आप लोगों को बुक्स में भी मिल जाएगा। और फोटोफॉस्फोरेशन क्यों रहेगा, साइक्लिक फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का, ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, जैसे ये लाइट है, ठीक है, ये आपका क्लोरोफिल है, 700 nm इसकी लाइट है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, ओके, तो ये वापस डाउन हिल आया। ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि जेड उसमें ही बताया था मैंने, जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन में। तो यहाँ क्या होगा, एटीपी रिलीज, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आया, ये वापस डाउन। ये क्या है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो ये क्या है हमारे पास, साइक्लिक, दिस इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, क्लियर। तब जब खाली PS1 होगा तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। कहाँ पर ये होता है, ये स्ट्रोमा लैमेली में, स्ट्रोमा हमने जो पढ़ा था ना, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर, वहाँ पर यह कर। तो मेम्ब्रेन ऑफ लैमेली ऑफ द ग्रेना के पास दोनों हैं, मेम्ब्रेन और लैमेली के पास ग्रेना दोनों है, PS1 और PS फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों हैं। स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन लैक PS सेकेंड एज वेल एज NADP रिडक्टेस एंजाइम। तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन टू द NADP। अगर NADP नहीं है तो इलेक्ट्रॉन NADP पे पास ऑन नहीं होगा, तो PS1 पे कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, और साइक्लिक फ्लो खाली सिंथेसिस ATP का करेगा। अगर PS सेकेंड प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन NADP में पास नहीं होगा, साइकिल बैक टू PS1। स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन PS सेकेंड एज वेल एज NADP दोनों को लैक करता है स्ट्रोमा। जब when it lacks PS2 and NADP reductase enzyme, जब ये लैक करता है, इट अकर्स इन, किस में होता है, स्ट्रोमा में, तो दोनों को लैक करता है, तो क्या होता है,
excited electron cycled back to, वापस किस में आ जाता है, PS फर्स्ट में थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सिंथेसिस ऑफ ATP होता है। ओके, तो इसको कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि हमने 13.6 अभी जो हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये वाले फिगर में देखा। अब है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या पढ़ेंगे हम? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, कैसे ATP सिंथेसाइज होता है क्लोरोप्लास्ट में, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। तो केमियोस में हाइपोथेसिस इसीलिए बनाया गया कि मैकेनिज्म पता लगे। जैसे रेस्पिरेशन है, फॉर फोटोसिंथेसिस में ATP सिंथेसाइज होता है, ATP सिंथेसाइज होता है तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोटीन ग्रेडियंट हो जाता है मेम्ब्रेन के पास में। प्रोटीन एक्यूमुलेशन इनसाइड हो जाता है मेम्ब्रेन का। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रोटोन एक्यूमुलेट हो जाते हैं मेम्ब्रेन के स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो प्रोटोन ग्रेडियंट कैसे आता है, मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, जब ATP सिंथेसिस होता है तो क्या होता है, ATP सिंथेसिस होता है तो प्रोटोन ग्रेडियंट आ जाता है मेम्ब्रेन में। देयर इज प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस आ जाता है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस आ जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रोटोन एक्यूमुलेट हो जाता है इंटरमीडिएट स्पेस में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये क्या चीज़ है जो प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है या प्रोटोन ग्रेडियंट बन जाता है वहाँ पे। तो हमें अगेन प्रोसेस को देखना पड़ेगा जो एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में और ट्रांसपोर्ट होता है, और स्टेप देखने पड़ेंगे कि प्रोटोन ग्रेडियंट कैसे डेवलप हुआ। क्योंकि जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में, तो प्रोटोन और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में, और ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं थायलाकॉइड में। ओके, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक डायग्राम के थ्रू हम इसको क्लियरली बता सकते हैं कि कैसे इसका एक्यूमुलेशन होता है, ATP सिंथेसिस किस प्रकार से होता है, प्रोटोन ग्रेडियंट कैसे बनता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो ATP सिंथेसिस हम अभी पढ़ेंगे, ATP सिंथेसिस थ्रू केमी ऑस्मोसिस, थ्रू केमी ऑस्मोसिस। तो ये हमारा, ये देखो जो हम ये ATP सिंथेसिस का हम बनाएंगे, इसमें पहले हम इसके एक मिनट साइटोक्रोम बना दें, यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाएं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। साइटोक्रोम है ना, तो ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं मेम्ब्रेन का। ओके, इसको क्लियरली देखिए, इस तरीके से साथ साथ बनाइए इसको। ये हमने PS फर्स्ट वेवलेंथ बनाई इसकी,
ये हमने ये प्लास्टोसाइनिन बनाया और ये देखिए ये यहाँ पे ये FT बनेगा, फिर ये FNR, ओके। और ये जब ट्रांसपोर्ट होता है तो ये NADPH और ये NADP प्लस ये रिड्यूस हुआ ये NADPH। और ये यहाँ पे जो हमने पढ़ा था रिएक्शन में फॉस्फोराइलेशन में ये लाइट आई और ये PS1 बताया। ये तो आपको पता ही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ओके। और ये यहाँ से लिंक होएगा, ये देखिए ये क्या है, प्लास्टोसाइनिन। ये है प्लास्टोसाइनिन। ओके, तो इसमें कैसे रिडक्शन से ये आया, ये रिड्यूस होके H+, यहाँ H+ आया, यहाँ तक जाएगा हमारा, ये कंटिन्यूटी में है। ये ल्यूमन आ गया, ये रिड्यूस होके, है ना, हाई H+, फिर यहाँ पर एक H+, ये CF, ये H+, ये H+, ओके। यहाँ फिर हमारे आ गया ATP सिंथेसिस जो हम पढ़ रहे हैं इसके थ्रू, है ना, ये आ गया ATP सिंथेसिस, ATP सिंथेसिस। ये देखो अभी हम इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें इसीलिए H+ वही प्रोटॉन ग्रेडियंट है, ओके। तो इस तरीके से जाएगा, ये हम मेम्ब्रेन बना रहे हैं यहाँ, ये से पूरा यहाँ से जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, ये देखिए इसको इस तरीके से बनाइए, ये लो है, ये हाई इलेक्ट्रोकेमिकल, ये है हाई इलेक्ट्रो केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये है हाई केमिकल, ये है हाई केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हाई केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट में हम किस तरह से इसको करेंगे कि इस तरह से हम इसका डायग्राम बनाएं कि आपको क्लियर हो जाए। बीच में वो लाइन इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में ही आएगा और हमें इसमें क्लियरली इस चीज़ को समझना। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव होएगा फोटो सिस्टम में, तो प्रोटॉन्स क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। और इसमें दोनों चीज़ें दे रखी हैं जो भी हम पढ़ रहे थे अब तक, PS1 और PS2, ये यहाँ पे आ गया जब 680 nm होगा, ये जब ये 680 nm होगा। मैं आपको और क्लियरली इसको एक बारी बता देती हूँ।
देखिए इसमें और क्लियरली दोबारा से एक बारी बना के बताती हूँ कि किस तरीके से ये फॉर्म होगा। इलेक्ट्रॉन जब फोटोसिंथेसिस में होंगे तो प्रोटॉन क्या होंगे, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होंगे अक्रॉस द मेंबर। ये हैपन कब होता है, जब प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का होता है। प्राइमरी एक्सेप्टर जो होते हैं आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में लोकेटेड होते हैं, तब ये होता है। तो इसको हम इस तरह से पहले एक सर्कुलर बना देती हूँ। वी विल मेक इट अगेन जिससे आपको क्लियर हो जाए। उसमें उतना क्लियर नहीं, ये लो ग्रेडियंट हो गया, ये आपके पास ये आपके पास CF1 हो गया। तो पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये हो गया और ये मेम्ब्रेन हो गई दूसरी, यहाँ से जाएगी, फिर ये मेम्ब्रेन यहाँ तक जाएगी। तो ये क्लियर, इतना डिपेंड नहीं बन पाया हमारे पास पूरा। अब हम दोबारा से इसको क्लियर बना देंगे। ये P700 PS1 हो गया और फिर ये हो गया साइटोक्रोम B6। दिस इज साइटोक्रोम B6F और ये हमारा P6। इस तरह से हम इसकी मेम्ब्रेन को कंप्लीट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से रखेंगे हम, ये है PS सेकेंड और यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हुआ, तो ये आ गया ½ O2 + H+। ओके, तो इसका जो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट है ये यहाँ पर बना, ये देखिए। अभी एक रफली हमने एक डायग्राम बना दिया है, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा समझाते चले जाए। क्लियर? ये क्या है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है ना, जो लैमेले की मेम्ब्रेन होती है। दिस इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और ये क्या है, हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ओके, ये तो हमने देख ही लिया। इसमें कितना है, 680 है P से, और यहाँ पे ये लाइट पड़ी। तो ये यहाँ पे रिड्यूस हुआ, तो ये आ गया प्रोटॉन। ऐसे यहाँ पर भी जो PS सेकेंड है ये PS फर्स्ट है। यहाँ पे क्या होगा, ये आपको पता है, ये इनडायरेक्टली होता होता यहाँ तक जाएगा और ये यहाँ पे NADPH और ये NADP+H+, जो मैंने पहले ही बताया। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे फोटोसिंथेसिस में तो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होंगे मेम्ब्रेन के, क्योंकि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, जो कि आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को, पर H कैरियर को ट्रांसफर करेगा अपने। किसको? H कैरियर को ट्रांसपोर्ट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन। H कैरियर को जब ट्रांसपोर्ट करेगा तो मॉलिक्यूल रिमूव करेगा प्रोटॉन को स्ट्रोमा से। प्रोटॉन को रिमूव करेगा जब ट्रांसपोर्ट करेगा। तो जब मॉलिक्यूल पास करेगा इस इलेक्ट्रॉन को एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर, व्हेन दिस मॉलिक्यूल पासेस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में, तो प्रोटीन अंदर साइड में प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, अंदर साइड में प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है, प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन जो है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लोकेटेड है आउटसाइड मेम्ब्रेन में, वो अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर की जगह H कैरियर में ट्रांसपोर्ट करेगा। ये ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ये क्या है, तो ये इनसाइड में क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे इन इनर साइड ऑफ, प्रोटॉन इज रिलीज इनटू इनर साइड ऑफ ल्यूमन साइड। तो जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा साथ में प्रोटॉन लेके जाएगा।
NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या है, वो स्ट्रोमा साइड में लोकेटेड है अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन्स। जब वो एक्सेप्टर के साथ आएगा PS1 के, तो प्रोटॉन जरूरी हो जाएंगे रिडक्शन के लिए। प्रोटॉन किसके लिए जरूरी हो जाएंगे, रिडक्शन के लिए। तो ये प्रोटॉन भी स्ट्रोमा से रिमूव होंगे। ये प्रोटॉन भी स्ट्रोमा से क्या होंगे, रिमूव होंगे। ओके, ये रहा, यहाँ पर आया ना प्रोटॉन एक्सेप्टर डी। तो हम ये देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन जो होते हैं स्ट्रोमा में डिक्रीज हो जाते हैं नंबर में, और ल्यूमन में इंक्रीज होते जाते हैं। तो इस कारण एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। क्या बन जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है। लो हो जाता है, एक तरफ हाई हो जाता है, तो क्या प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है इसमें। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन स्ट्रोमा में डिक्रीज हो जाता है। प्रोटॉन डिक्रीज इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में प्रोटॉन डिक्रीज हो जाते हैं, और ल्यूमन में एक्यूमुलेशन हो जाता है। ल्यूमन में हाई हो जाते हैं और स्ट्रोमा में डिक्रीज हो जाता है। तो ये होने से प्रोटॉन कम हो रहे हैं, इसमें इधर ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। दिस क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और पीएच डिक्रीज हो जाता है। ल्यूमन का जो पीएच होता है वो डिक्रीज हो जाता है इसी ग्रेडियंट के कारण से। तो क्यों हम ग्रेडियंट में कितना इतना इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि ब्रेकडाउन जो होता है ग्रेडियंट का, वो सिंथेसिस ऑफ ATP करता है। तो क्या होगा, ग्रेडियंट जब ब्रोक डाउन क्यों होता है, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो मूवमेंट है जब ब्रेक डाउन होता है, मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, ये जो मूवमेंट हो रहा है प्रोटॉन का स्ट्रोमा और ल्यूमन के बीच में ट्रांस मेम्ब्रेन के थ्रू, तो क्या होता है, जब ब्रेक डाउन होता है तो सिंथेज एंजाइम होता है, उससे कारण ATP रिलीज होता है। जो ये CF0 बताया है, यहाँ पे क्या होएगा, जब ब्रेक डाउन होगा तो इसको बोलते हैं, कौन सा एंजाइम रिलीज होगा, ATP सिंथेज। ये है CF। तो यहाँ पे क्या होगा, एडिनो डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ATP रिलीज होगा, है ना, साथ में प्रोटॉन। तो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ CF। तो ATP सिंथेस एंजाइम क्या होता है, दो पार्ट में कंसर्न होता है। एक तो CF0 से, जो कि एम्बेडेंट होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, और जो कि कैरी करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोटॉन का अक्रॉस द। दूसरा CF1, एक CF0 और दूसरा CF1। तो दो तरह के होते हैं। तो अंदर की तरफ जो है वो है CF1। ये क्या है, ATP सिंथेस के एंजाइम्स हैं, जो कि ATP सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं डिफ्यूजन प्रोटॉन का। एक पोर्शन CF0 कहलाता है, एक CF1 कहलाता है, जो कि आउटर सरफेस पे होता है CF थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की, जो कि स्ट्रोमा को फेस करती है।
तो ब्रेकडाउन जब होता है ग्रेडियंट का, ये प्रोवाइड करता है, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट जो होता है, जब ये अक्रॉस में मूवमेंट होता है तो ग्रेडियंट का जब ब्रेकडाउन होता है, एनफ एनर्जी प्रोवाइड करता है वो चेंज ऑफ CF1 पार्टिकल ऑफ द ATP सिंथेसिस, और मेक्स करता है एंजाइम सिंथेसाइज सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी पैक्ड। जो CF1 पार्टिकल है, CF1 पार्टिकल ऑफ ATP क्या करता है, ATP सिंथेस का ये पार्टिकल है, ये हेल्प करिए, सिंथेसाइज करता है सेवरल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज, ये मैं लिख देती हूँ जिससे और क्लियर, सिंथेसाइज सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी पैक्ड ATP, एनर्जी पैक्ड ATP के बहुत सारे मॉलिक्यूल ये सिंथेसाइज करता है। तो केमियोस्मोसिस जो होता है वो उसको एक मेम्ब्रेन चाहिए, एक प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, सिंथेस चाहिए, और एनर्जी जो है यूज़ होती है पंप करने के प्रोटीन एक्सट्रोस्टो मेम्ब्रेन क्रिएट करने के लिए ग्रेडियंट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलाकॉइड ल्यूमेन। तो ATP सिंथेस के पास चैनल है जो अलाउ करता है डिफ्यूज़न का, प्रोटॉन का वापस मेम्ब्रेन के अक्रॉस आने का, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है और एक्टिवेट होता है ATP सिंथेस एंजाइम जो कैटेलाइज करता है ATP की फॉर्मेशन को। तो अलॉन्ग विद NADPH प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो NADPH मिली हमें, तो ATP जो होती है तुरंत यूज़ हो गई बायोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए स्ट्रोमा में। किस में काम आई, इट इज़ यूज्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या काम आई, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग ऑफ CO2 एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर। तो इस तरह से सिंथेसाइज हुआ पूरा जो है ATP सिंथेसाइज हो। किस तरह से हमने ग्रेडियंट के थ्रू ये सिंथेसाइज हुई, ये पूरा हमने डायग्राम से पढ़ा, ATP सिंथेसिस थ्रू केमियो ऑस्मोसिस। ये देखिए है ना, प्रोटॉन रिलीज हुआ, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये इनर साइड है, आउटर साइड है, स्ट्रोमा है। तो केमियोस्मोसिस को क्या चाहिए, केमियोस्मोसिस क्या है, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, ATP सिंथेसिस है। तो एनर्जी पंप हुई प्रोटॉन की अक्रॉस मेम्ब्रेन, एक ग्रेडियंट बना, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलाकॉइड ल्यूमन में बना, फिर ATP सिंथेसिस में चैनल बने दैट अलाउज डिफ्यूज़न। तो इस तरीके से हमें जब एक एक टॉपिक को हम अलग अलग लेके पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि कितना क्लियर हमें हुआ है। तो इसको जब पढ़ते हैं तो आप साथ साथ डायग्राम बनाइए और उसको क्लियरली पढ़िए। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जो PC यहाँ पे लिखा है वो प्लास्टोसाइनिन है, वो प्लास्टोसाइनिन है, प्रोटीन है जो मीडिएट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एक ये यहाँ पर है और एक ये यहाँ पर है प्लास्टर। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, एक प्रोटीन होता है ये भी। तो आई होप आपको आज जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन, केमियो ऑस्मोसिस, एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमियो ऑस्मोसिस आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो हमारा टॉपिक था एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमियो ऑस्मोसिस, इसी का हमने अभी ऊपर डायग्राम भी बनाया। तो आई होप ये टॉपिक जो अभी ऊपर समझाया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको बार बार पढ़िए, अच्छे से समझिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे कि एटीपी और एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ पे यूज़ होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं प्लांट्स में। ओके, तो अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।